हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। तो सीटेट एसएसटी की कल हम लोगों ने यहाँ तक क्वेश्चंस किए थे और डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग कर रहे हैं। तो इसलिए हर एक क्वेश्चंस को आपको बहुत ही अच्छे से समझना है, क्योंकि अब ऐसा नहीं चलेगा कि आपने बस क्वेश्चंस पढ़ा और आंसर देख लिया बस हो गया। नहीं, एक्सप्लेनेशन भी आपको समझना है, तभी जाकर आप क्वेश्चंस आंसर कर पाएंगे। तो यहाँ तक की जो है पीडीएफ पहली क्लास की तो मैंने भेज दी है, दूसरे क्लास की पीडीएफ भी मैं आपको, और ये वाली क्लास है, दोनों का एक साथ ही पूरी पीडीएफ मैं आपको अपने जो है टेलीग्राम पे भेजूंगी। और क्योंकि इसमें से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आप आंसर पे टिक करके बताया करो, तो सारे आंसर्स पे मैं टिक लगाकर फिर क्लास 1 से लेके पूरी क्लास 3 तक की सारी पीडीएफ आपको एक साथ मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, तो जिसे भी पीडीएफ चाहिए होगा, क्योंकि ये आपका सीटेट 21 जनवरी का पेपर है और डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आप मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम का लिंक आपको मेरे कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। और आज जो है हमारी ये इसका 21 जनवरी का जो 20 क्वेश्चंस बाकी हैं हम उसे करने वाले हैं। बहुत अच्छी क्लास है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको सच में मेहनत पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए ये जो हमारा 71 है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा था और आसान भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें आपसे पूछ रहा है कि रिक्त स्थान जो है उसको सही विकल्प से भरो। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन। लिखा हुआ है कि एन अलर्ट एंड विजिलेंट पब्लिक इज नेसेसरी फॉर डेवलपिंग अ स्ट्रॉन्ग, मतलब कि एक दृढ़ डैश का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता आवश्यक है। किस टाइप की? तो यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं लिखा है राजतंत्र मतलब मोनार्की, लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी, गूढ़तंत्र मतलब ओलिगार्की। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एक तंत्र मतलब ऑटोक्रेसी। तो इसमें से आखिर में एक दृढ़ का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता आवश्यक है। किस चीज़ का विकास करने के लिए? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? तो आप भी जानते हैं कि इसका हो जाएगा डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक दृढ़ लोकतंत्र का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता आवश्यक है। मतलब ये नहीं कि बस आपने, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, चाहे कुछ भी हो जाए एक पार्टी को सपोर्ट करेंगे तो वो उसी को वोट देंगे, वो बिल्कुल भी ये नहीं देखेंगे कि भाई इसने क्या किया है, विकास किया है या नहीं किया है। इसीलिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप सच में एक अच्छा लोकतंत्र चाहते हैं, एक दृढ़ लोकतंत्र चाहते हैं, तो उसमें जो जनता है उसका सतर्क और सजग रहना आवश्यक है। ठीक है, समझ गए आप? तो इसका हो जाएगा दूसरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये अभी हाल फिलहाल वाला क्वेश्चन है, तो हमने सोचा पहले इसको डिस्कस करते हैं ताकि समझ में आए कि भाई कितना टफ पूछा है सीटेट ने। चलिए यहाँ पर हिंदी इंग्लिश आपको दिख रहा होगा। देखिए लिखा हुआ है कि इन इंडियन सेकुलरिज्म द स्टेट मेंटेन्स अ प्रिंसिपल डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू रिलीजन। दिस मीन्स दैट, मतलब भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म के संदर्भ में एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है। इसका क्या मतलब है? तो सबसे पहले तो भाई आपको पता ही होना चाहिए कि ये भारतीय धर्मनिरपेक्षता होता क्या है। ठीक है, तभी जाकर आप कर पाएंगे। तो चलो देख लेते हैं कि ये क्या होता है। देखिए, धर्मनिरपेक्षता, जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है ना, इसका अर्थ है धर्म से अलग होना या जिसका कोई धार्मिक आधार नहीं है। ठीक है, समझ गए? धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है धर्म से अलग हो जाओ या फिर जिसका कोई धार्मिक आधार नहीं है। एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति किसी भी धर्म के लिए अपने नैतिक मूल्यों का ऋणी नहीं होता है। मतलब यहाँ पर और डिटेल में आप यहाँ पर समझ सकते हो कि धर्मनिरपेक्षता राज्य द्वारा किसी भी विशेष धर्म को संरक्षण प्रदान करने से रोकती है। मतलब कि कोई भी शासन चल रहा हो, कोई भी प्रशासन हो, बट ऐसा नहीं है कि आप किसी भी एक धर्म को जो है ज़्यादा प्रायोरिटीज दोगे या फिर उसको संरक्षण दोगे। नहीं, सभी इक्वल होते हैं। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है किसी के धर्म का विरोध करना नहीं है। मतलब कि आप किसी भी धर्म से आते हो बट आप किसी और के भी धर्म का विरोध नहीं कर सकते हैं, बल्कि सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और मान्यताओं को पूरी आज़ादी से मनाने की छूट देता है। आप किसी भी धर्म के हैं, आपकी जो भी विश्वास है, जो भी मान्यताएं हैं, जो भी चीज़ें हैं, आप उसको आराम से मना सकते हो, पूरी छूट है, कोई इसका विरोध नहीं कर सकता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य में उस व्यक्ति का भी सम्मान होता है जो किसी भी धर्म को नहीं मानता। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं, ह्यूमैनिटी में विश्वास रखते हैं, तो वो उसको भी जो है रिस्पेक्ट देते हैं। कुल मिलाकर मतलब यही है बस कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब ही होता है कि आप किसी भी एक धर्म को, मतलब पर्टिकुलरली किसी एक धर्म को जो है आप संरक्षण नहीं दे सकते हैं। सभी धर्म इक्वल हैं, जिसे जिस धर्म में भरोसा हो, विश्वास हो, मान्यताएं हो, वो उसको मना सकता है। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी धर्म को नहीं भी मानता है, उसे भी रिस्पेक्ट मिलेगा, कोई किसी पे दबाव नहीं बना सकता है। समझ गए धर्मनिरपेक्ष का मतलब? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए थोड़ा सा इसे जूम करती हूँ और आप क्वालिटी प्लीज़ बढ़ा लीजिएगा। देखिए, धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म के संदर्भ में एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है। इसका क्या मतलब है? तो देखते हैं। इसका यहाँ पर लिखा हुआ है कि संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। अब देखिए, आपको पता है कि हर एक राज्य में
जो है अलग अलग जो भी शासन चल रहा हो तो उनके अकॉर्डिंग ये प्रश्न आपसे पूछा हुआ है। इंग्लिश भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो क्या ऐसा होता है कि जो धर्मनिरपेक्षता राज्य की बात हो रही है, मैंने आपको यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता का मतलब समझाया था, बट यहाँ पे प्रश्न ध्यान से देखना कि यहाँ पे राज्य आपसे पूछा है कि धर्म के संदर्भ में क्या चीज़ें होती हैं। तो संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। जी हाँ, मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग जो स्टेट है वो धार्मिक मामलों में इंटरवेन कर सकता है। एकदम सही है। राज्य और धर्म एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा है, संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा है कि राज्य और धर्म एक दूसरे के मामलों में, नहीं भैया ऐसा नहीं है, राज्य कर सकता है। ठीक है, तो ये तो वैसे भी गलत हो गया। राज्य और धर्म एक दूसरे की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, ये भी बात एकदम गलत है। ये एक दूसरे ये भी गलत हो गया। आवश्यकता पड़ने पर राज्य धार्मिक मामलों को नियंत्रित कर सकता है। जी हाँ, देखिए हमसे बात प्रश्न क्या पूछा है कि जो राज्य है ना वो धर्म के कॉन्टेक्स्ट में पूछा है। ये नहीं पूछा है कि धर्म और राज्य इन दोनों का बताओ, नहीं, आपको स्टेट का बताना था धर्म के संदर्भ में। तो इस तरीके से हमारा ए और डी सही हो जाता है। तीसरा, सबसे पहले धर्मनिरपेक्षता का मतलब आपको समझ में आ गया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, कोई उसको रोक नहीं सकता है। और अगर जो राज्य है वो संविधान में दिए गए जो आदर्श है उसके आधार पर धार्मिक मामलों में इंटरवेन कर सकता है, और आवश्यकता पड़ने पर राज्य धार्मिक मामलों को कंट्रोल भी कर सकता है। ये भी है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो राज्य से पूछा था तो ए एंड डी, तो ये हो गया हमारा तीसरा। ठीक है, तो अगर आपने प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ा ना, ये वाली लाइन ये जो इतनी लिखी है, तो गलत करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है, इसका मतलब क्या है आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा 72। अब हम चलते हैं 73 पे। ये एडजर्सन एंड रीजन के प्रश्न हैं और ये ओपन बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ओपन बुक जानते हैं आप, कोविड के समय में ज़्यादा उस समय प्रचलन में था कि जो ओपन बुक एग्जाम्स होते हैं शिफ्ट द फोकस अवे फ्रॉम रोट लर्निंग टू अ मोर इन्वॉल्व एंगेजमेंट विद द टेक्स्ट बुक। क्योंकि देखो भाई, ओपन बुक एग्जाम्स होते हैं तो वैसे भी रटने की जरूरत होती नहीं है, ये तो आप सभी जानते हैं, क्योंकि किताब आपके सामने है और जो सच में पढ़ा होगा वही नकल भी कर सकता है। ये भी तो एक रीज़न है ना। तो इसमें लिखा हुआ है कि खुली पुस्तक परीक्षा रटकर सीखने से हटकर किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित है। एकदम सही बात है कि ये इसीलिए बनाया गया था ताकि कोई परीक्षा से डरे ना, ठीक है, रटे ना और उसको ध्यान से किताब को अच्छे से पढ़े। बात एकदम सही है। अब ये कारण क्या लिखा है कि खुली पुस्तक परीक्षा विद्यार्थियों का भार कम करती है, क्योंकि इससे उन्हें परीक्षा की तैयारी पहले से नहीं करनी पड़ती, मतलब नकल कर लो। देखो ये बात एकदम गलत है, ये तो एकदम सही है, ये पूरी तरीके से गलत है ना। तो ये स्टेटमेंट सही है और कारण तो है नहीं। ओपन बुक इसलिए नहीं आया है कि ये बच्चों का भार कम करेगी, इसलिए आया था ताकि बच्चे किताबों के साथ अच्छे से उसको पढ़ें, उसको समझें, उन्हें डर ना रहे फेल होने का। ये इसलिए नहीं था कि भार कम हो जाएगा, तो इसलिए हमारा ये कारण गलत है, ए सही है। तो चलिए तीसरा हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग प्लीज़ अपना स्कोर बताना मुझे, क्योंकि हर एक प्रश्न का जो आंसर है ये इस बार का ही सीटेट हुआ है, जिसमें पेपर 2 है ये। आप सोचिए इसमें केवल 17 लाख में से 1.5 लाख क्या, हाँ 1,50,000 के आसपास बच्चे पास हुए हैं। उन्हें टफ लग रहा होगा मे बी। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है 74। देखिए यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। तो प्रश्न या फिर टिप्पणी आपने अपनी कक्षा के विद्यार्थियों से प्राप्त की है, मतलब क्लास में टीचर जाते हैं, बहुत सारे प्रश्न टिप्पणियाँ अपने क्लास के स्टूडेंट से प्राप्त करते हैं। तो इनमें से कौन सा प्रश्न विद्यार्थी के गरीबी व असमानता के मुद्दे पर आलोचनात्मक दृष्टि को प्रतिबिंबित करता है। तो इन चारों प्रश्न में से ऐसा कौन सा प्रश्न है जो स्टूडेंट्स की गरीबी हो गया, इनइक्वालिटी के जो मुद्दे हैं उसको जो है वो दिखाता है, ठीक है, रिफ्लेक्ट करता है। तो सबसे पहले ये आलोचनात्मक होता क्या है भाई, ये क्रिटिकल थिंकिंग होती क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो एक सेकेंड, मैंने यहाँ पर लिखा तो था क्रिटिकल थिंकिंग, चलिए मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। यहाँ पे आई थिंक मिस हो चुका है। देखो क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या होता है, ये 74 वाला प्रश्न, कि जहाँ पर आपको वन लाइनर क्वेश्चंस के आंसर ना देने हो। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब कि आपके सामने कोई एक ऐसा मुद्दा है जहाँ पे आपको हर एक पर्सपेक्टिव में, मतलब आपकी सोच जो है ना सेंट्रलाइज्ड नहीं होगी, डिसेंट्रलाइज्ड होगी। आप हर एक पर्सपेक्टिव में सोचें। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूँ कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ, तो आप बोल दोगे 15 अगस्त 1947। बट यहीं पर मैं आपसे बोलूँ कि ये जो आज़ादी हुई थी, आज़ादी जो हमें मिली है, इसका कारण क्या है, किस वजह से हमें मिली है, तो आप इसमें एक आंसर नहीं दोगे मुझे, बहुत सारे आंसर दोगे, उस पर सोचोगे, विचार करोगे, तब जा कर दोगे। फटाक से ये नहीं बोलोगे कि 15 अगस्त 1947। तो ये
जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है इसमें स्टूडेंट्स को अपने दिमाग पे जोर डालना पड़ता है, अलग अलग पर्सपेक्टिव में सोचना होता है। अब ये आप समझ जाएंगे तो इसका आंसर करना आपको आसानी होगी। तो चलिए हिंदी वाला भी देख लेते हैं और इंग्लिश वाला भी। यहाँ पर देखिए, इसको जूम करना पड़ेगा नहीं तो दिखेगा नहीं। हाँ, तो ये प्रश्न थे, तो इसमें हमसे पूछा है कि गरीबी और असमानता, ये दोनों मुद्दे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहला लिखा है कि ऐसा क्यों है कि विलासकारी और भिखारी दोनों को हम ट्रैफिक सिग्नल पर देख पाते हैं। ये प्रश्न है ना, प्रश्न ही तो आपको बताना है कि वाई इज द लग्जरी कार्स एंड बेगर्स कैन बोथ द बी सीन एट ट्रैफिक सिग्नल्स। आपने देखा होगा कि ट्रैफिक सिग्नल्स पे चाहे कोई लग्जरी कार वाला हो चाहे कोई बेगर्स हो, वो आपको दोनों दिखेंगे। गरीब लोग अपनी जीवन स्थिति सुधारने के लिए और अधिक मेहनत क्यों नहीं करते हैं। ये बताओ, क्या ये असमानता, गरीबी और असमानता की बात हो रही है। यहाँ पर तो केवल गरीब लोगों की बात हो गई, असमानता तो दिखी नहीं ना, ये गलत हो जाएगा। असमानता हमें यहाँ पर दिख रही है क्योंकि एक मतलब कि यहाँ पर एक भिखारी भी है और एक लग्जरी कार वाला भी इंसान है। ठीक है, भारत कब विकसित होगा और गरीबी से मुक्त होगा, यहाँ पर आप किस मुद्दे की बात कर रहे हैं। यहाँ तो केवल एक ही बात हो गई, सरकार गरीबों को मुफ्त सामान क्यों देती है और वही 5 किलो राशन क्या उन्हें आलसी बना देगा, तो ये बात भी नहीं होगा। बेसिकली क्वेश्चन आपसे पूछना क्या चाहता था कि ये 4 प्रश्न हैं जो कि विद्यार्थियों से प्राप्त किया गया है और इनमें से ऐसा कौन सा प्रश्न है जो कि विद्यार्थी के गरीबी व असमानता के मुद्दे पर आलोचनात्मक दृष्टि को प्रतिबिंबित करता है। और इसमें से हमारा प्रश्न यही होगा, ये रीज़न आपसे बता रहा है कि ऐसा क्यों है कि जो लग्जरी कार्स हैं एंड जो बैगर्स हैं उन दोनों को ही हम ट्रैफिक सिग्नल पर देख पाते हैं। यहाँ पर हमको गरीबी भी दिख रही है और इनइक्वालिटी भी दिख रही है। बाकी ऐसा कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि यहाँ पर केवल गरीबों की बात कर दिया गया, अमीरों की कोई बात हुई नहीं है। तो इस तरीके से हमारा 74 का जाएगा फर्स्ट। ठीक है, चलिए 75 पे चलते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर डायग्नोसिस इवैल्यूएशन मतलब नैदानिक मूल्यांकन की बात हो रही है। तो अब पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, जिसे हम हिंदी में नैदानिक मूल्यांकन बोलते हैं, ये होता क्या है। तो चलो देखते हैं, ताकि ये हमें समझ में आ जाएगा तो दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न भाग है, मतलब जो हम बच्चों का असेसमेंट करते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि बच्चों को अधिगम, साथ में हम उनके जो भी गलतियां वो करेंगे हम उसमें सुधार कर सकते हैं। छात्र के अधिगम के बारे में हम यहाँ पर जो भी निर्णय लेने के लिए जो हमारे पास जानकारी आएगी हम उसको अच्छे से व्यवस्थित कर सकते हैं, वहाँ पर हमको जानकारी मिलेगी। तो इसके बहुत सारे चरण होते हैं, आप इसको बच्चा पढ़ रहा है उस समय भी कर सकते हो, एग्जाम में भी कर सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग स्टेजेस हैं। जैसे कि मूल्यांकन का प्रकार यहाँ पर देखिए, यदि शिक्षक को निर्देशात्मक सामग्रियों के आयोजन से पहले छात्रों की शक्तियों और कमजोरियों के बारे में जानना है तो शिक्षक को डायग्नोस्टिक असेसमेंट करना चाहिए। मतलब कि अगर आपको बच्चे की वीक पॉइंट क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, इसके बारे में जानना है तो इसके लिए आपको बच्चों का डायग्नोस्टिक करना होगा, जिसे हम बोलते हैं नैदानिक मूल्यांकन। नैदानिक आकलन शिक्षकों को सीखने की कठिनाइयों या सीखने वालों की समझ में कमी और सीखने वालों की व्यक्तिगत शक्तियों, कमजोरी, कौशल आदि की पहचान करने में मदद करता है। नैदानिक आकलन हम क्यों करते हैं कि बच्चे को आखिर किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, क्या चीज़ें वो नहीं सीख पा रहा है, इसीलिए हम करते हैं नैदानिक मूल्यांकन। इससे हमको पहचान हो जाती है। यह उपचारात्मक शिक्षा का आधार है। भाई जब तक आपको पता ही नहीं होगा आप उपचार कैसे करोगे, इसीलिए हम पहले नैदानिक आकलन करते हैं और बाद में उपचारात्मक। उपचारात्मक में मतलब जो भी प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को, हम उसको दूर करते हैं, बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं। उदाहरण के लिए यदि यह पाया जाता है कि एक शिक्षार्थी ने किसी विशेष विषय में कुछ अवधारणाओं को नहीं समझा है तो उसे इन अवधारणाओं को समझने में मदद करने के लिए नैदानिक मूल्यांकन करते हैं। मान लो कोई प्रॉब्लम बच्चों को नहीं समझ में आ रही है, मैथ, साइंस, कुछ भी, तो हम वहाँ पर डायग्नोस्टिक करते हैं, फिर बच्चों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं उपचारात्मक के द्वारा। इसके चरण हैं, सबसे पहले नैदानिक परीक्षण के चरण में क्या है कि उन छात्रों की पहचान करना जिन्हें मदद की आवश्यकता है। तो आप क्लास में कुछ क्वेश्चंस दे रहे हो, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा बच्चा कर पा रहा है, कौन सा बच्चा नहीं कर पा रहा है। देन आप सीखने की कठिनाई का पता लगाते हो, फिर कारण खोजते हो कि आखिर में बच्चा जो है कोई चीज़ क्यों नहीं सीख पा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अच्छे से पढ़ा नहीं पा रहे हो। फिर उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से सीखने की कठिनाइयों को दूर करना। तो सबसे पहले हम लोग नैदानिक किए, बच्चों की कठिनाई का पता लगाए, उसके बाद से जब हमको ये सारी चीज़ें पता चल गई तो हमने उपचारात्मक के थ्रू कठिनाइयों को दूर कर दिया। तो यहाँ पर आपको नैदानिक और उपचारात्मक दोनों चीज़ें समझ में आ गई। अब मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद से आपको कोई चीज़ नहीं आएगी। देन यहाँ पर अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए आंसर प्लीज़ मुझे बताना। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इररिलेवेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। इसमें से कौन सा कथन जो है ना असंगत है, मतलब गलत वाली चीज़ें आपको बतानी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका उपयोग कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा सीखी उपलब्धियों की तुलना करने में किया जाता है। आप मुझे बताओ, अभी हम लोगों ने डायग्नोस्टिक के बारे में पढ़ा, क्या मैंने आपको एक बार भी बोला वहाँ पे कि हम बच्चों की तुलना कर रहे हैं, बच्चों का कंपेयर कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। हम क्या कर रहे हैं, बच्चों की कठिनाई का पता लगा रहे हैं।
तो असंगत तो इररेलेवेंट पॉइंट तो यही हो गया भाई, तो ये सही हो जाएगा। इसका संचालन शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। यस, जब बच्चे पढ़ रहे हैं आप उस बीच में कर सकते हो। बच्चों की आने वाली परेशानियों की पहचान में मदद करता है और यह प्रायः औपचारिक कक्षाओं के बाद किया जाता है। तो ये तीनों तो एकदम सही है, बट ये हम लोगों ने बच्चों के कंपेयर के लिए नहीं किया है नैदानिक मूल्यांकन, ठीक है, इसलिए पहला। क्लास आपको कैसी लग रही है आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए 76 देखिए। हिंदी इंग्लिश दोनों दिखाने की कोशिश रहती है, इसलिए ताकि जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उन्हें भी आसानी हो। यहाँ पर देखिए, एट विच स्टेज ऑफ स्कूल एजुकेशन एज पर NCF 2005 आर सोशल साइंस टॉपिक्स इंडिपेंडेंटली इंट्रोड्यूसेड टू स्टूडेंट्स इन टेक्स्ट बुक। वही है, हर बार का ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो NCF 2005 है इसके अनुसार स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर सामाजिक विज्ञान के विषयों को स्वतंत्र रूप से मतलब बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, सामाजिक विज्ञान किस स्टेज पे। तो यहाँ पर लिखा है प्राइमरी स्टेज है ये आपका, ये अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी। आप मुझे बताओ, अभी हम लोग सोशल साइंस आप तैयारी कर रहे हैं किस क्लास के बच्चों के लिए। अगर मान लीजिए आप 6 to 8 का जो है सीटेट क्लियर कर लेते हैं, देन आप 6 to 8 के बच्चों को पढ़ाएंगे तो किस स्टेज पे होंगे, क्या वो प्राइमरी में होंगे कि सेकेंडरी में कि अपर में। ऑब्वियस ही बात है ना, अपर प्राइमरी स्टेज में होंगे। तो इसीलिए ये 2005 NCF के अकॉर्डिंग है कि हमको बच्चों को कब परिचित कराना है सोशल साइंस का, जब वो उच्च प्राथमिक स्तर में चले जाएंगे। तो ये तो आसान था, दूसरा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर मैंने इंग्लिश में भी लिख दी है ताकि आपको समझ में आ जाएगा। अपर प्राइमरी स्टेज में एट दिस स्टेज द सब्जेक्ट एरिया ऑफ द सोशल साइंस ड्राइंग देयर कंटेंट हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स विल बी इंट्रोड्यूस्ड। मतलब अपर प्राइमरी स्टेज में हम सोशल साइंस का इतिहास भूगोल ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये याद रखिएगा, अपर प्राइमरी स्टेज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। काफ़ी लेंदी क्वेश्चंस लेकिन पूछे गए हैं, आप देख सकते हो हमें इतने ही प्रश्न करने में कितना समय लग गया। पहले मैं आपको इसका ये क्वेश्चन दिखा देती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सोर्सेस। लिख रहा है कि निम्न में से कौन सा स्रोतों के बारे में सही है। देखिए सबसे पहले ये स्रोत होते क्या हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं एक्सप्लेनेशन। तो देखो, स्रोत जो होता है ना वो किसी भी समय या घटना का सबसे प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, मतलब आई विटनेस होता है, आपने उसको देखा है, क्योंकि वे उन लोगों या चीज़ों के द्वारा बनाए गए थे जो उस समय या घटना के समय मौजूद थे। ये स्रोत मौलिक विचार प्रस्तुत करते हैं और इन्हें व्याख्या द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता है, नहीं किया गया है। प्रारूप की परवाह किए बिना प्राथमिक स्रोत मूल सामग्री है, मतलब ये प्रत्यक्ष प्रमाण होते हैं। इतना समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों देखते हैं। सबसे पहले सारे क्वेश्चंस देखेंगे, बाद में ऑप्शंस, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि सोर्सेज के बारे में क्या सही है। दे आर मोर कॉन्क्रीट इन नेचर, दे आर ऑल हिस्टोरिकल इन नेचर, दे आर ऑब्जेक्टिव, या फिर दे इंक्लूड अकाउंट्स ऑफ आई विटनेस एंड पर्सनल लेटर। ये तो हमने भी देखा ही है कि डी तो होगा ही, कि इसमें प्रत्यक्षदर्शियों के ब्यौरे और व्यक्तिगत पत्र भी शामिल हैं। तो देखिए अधिक ठोस प्रकृति के होते हैं, सभी ऐतिहासिक प्रकृति के होते हैं, मतलब सभी को बोल दिया हिस्टोरिकल नेचर, बिल्कुल भी नहीं। और ये वस्तुनिष्ठ लिख रहा है, ये वे वस्तुनिष्ठ होते हैं, नहीं भाई ये वस्तुनिष्ठ नहीं होते हैं। तो इसमें हमारा ए होगा, डी होगा, क्योंकि ये ठोस होते हैं, ठोस प्रकृति के होते हैं। साथ में अभी मैंने आपको बताया कि आई विटनेस मतलब कि प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि दे इंक्लूड अकाउंट्स ऑफ आई विटनेस एंड पर्सनल लेटर्स, ठीक है, इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण होते हैं। तो ए और डी आपका हो जाएगा। तो कहाँ पर लिखा हुआ है ए एंड डी, फर्स्ट में ही है, ठीक है। चलिए 77 भी हो गया। 78 आप देख सकते हो, ये इंग्लिश है और यहाँ पे हिंदी है, नीचे ऑप्शंस है, मतलब कुछ ज़्यादा ही लेंदी क्वेश्चंस पूछा है इस बार। और इंग्लिश में पहले प्रश्न देख लेते हैं ताकि हम हिंदी में अच्छे से करेंगे, क्योंकि फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलने लगते हैं कि आप हिंदी में बोलो, कोई बोलता है इंग्लिश में बोलो, तो काफ़ी टाइम जाता है। 78 लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम्स एक्टिविटीज़ विल हेल्प स्टूडेंट्स क्रिटिकली लुक एट द रोल ऑफ मीडिया इन सोसाइटी। अब भाई मीडिया का आप देख ही सकते हो कि लद्दाख में जो चीज़ चल रहा है कि इतने समय से स्केड्यूल 6 में शामिल करने की बात हो रही है, बट इसको मीडिया कोई दिखाई नहीं रहा है। कोई मीडिया में लद्दाख वाली कहीं पर भी न्यूज़ नहीं है। तो निम्न में से कौन सी कक्षा गतिविधि विद्यार्थियों में समाज में मीडिया की भूमिका को आलोचनात्मक दृष्टि से देखने में मदद करेगी। क्रिटिकल, अब क्रिटिकल सोच आपको पता ही है क्या होता है,
ठीक है, मैंने ऊपर आपको समझाया है और यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है कि आलोचनात्मक चिंतन नई या अपरिचित स्थितियों, विचार, मतों के लिए तर्क और तर्कशास्त्र को लागू करने की क्षमता है। मतलब लॉजिक आप लगा सकें, रीजनिंग या तथ्यों, घटनाओं आदि को आंकने या विश्लेषण करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। इसके लिए उचित विश्लेषण, मूल्यांकन, निष्कर्ष, व्याख्या की आवश्यकता होती है। फटाक से आप आंसर नहीं दे सकते हो, आप पहले एनालिसिस करोगे, मूल्यांकन करोगे, निष्कर्ष, व्याख्या, बहुत सारी चीज़ें करके तब जाकर आप आंसर देते हैं। ठीक है, तो देखो चलो मीडिया की बात हो रही है, देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो देखिए, तो पहला है मीडिया की भूमिका को आलोचनात्मक दृष्टि से देखने में मदद करेगा। इन तीनों में से एक्टिविटीज़, इन तीनों में से कौन सी एक्टिविटीज़ होगी? तो पहला लिखा है कि क्या सरकार किसी खबर को टीवी पर चलाने से रोक सकती है, वह ऐसा क्यों करेगी? इस विषय पर छात्रों द्वारा कक्षा में परिचर्चा करवाओ, डिस्कशन करवाओ कि क्या गवर्नमेंट जो ये मीडिया वगैरह है इनको कोई न्यूज़ चलाने से रोक सकता है? आप मुझे बताओ, रोक सकता है? और अगर यस तो क्यों? दूसरा है कि किसी एक मुद्दे पर छात्रों को अलग अलग अखबारों के जो न्यूज़ निकलते हैं उसको इकट्ठा करना चाहिए, फिर उसके विवरण की तुलना करना चाहिए, क्योंकि हर एक न्यूज़पेपर में अलग अलग इन्फॉर्मेशन दी जाती है। छात्रों से व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया पर आई खबरों को एकत्र करवाओ तथा उसका शैक्षणिक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करो। ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि हम सोशल मीडिया से बच्चों को बोलें कि बच्चों को हमको डिस्ट्रैक्ट थोड़ी ना करना है कि कहेंगे कि जाओ बच्चों सोशल मीडिया से इन्फॉर्मेशन लेकर आओ, ये नहीं होगा। देखिए ए एंड बी होगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चे जो हैं ये जो ऐसी एक्टिविटीज़ अगर हम क्लास में कराएंगे ना, तो इससे जो मीडिया की भूमिका है बच्चे इसको आलोचनात्मक दृष्टि से देख पाएंगे। सबसे पहला तो उनके मन में ये आएगा कि क्या सच में ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट चाहे तो वो किसी भी जो बहुत सारी चीज़ें चलती हैं उसको टीवी पर चलाने से रोक सकती है? तो यस, क्यों करेगी भाई, सब अपना फ़ायदा करने के लिए। अभी आप देख ही सकते हो ना कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन टीवी पर मीडिया दिखाती ही नहीं है। दूसरा कि अलग अलग अगर न्यूज़पेपर से अगर आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की तो आपको पता चलेगा कि अच्छा एक इस खबर के बारे में इस न्यूज़पेपर में क्या निकला है, इसमें क्या निकला है, आप यहाँ पे कंपेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ए एंड बी। ओके, चलिए ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले इसका हम ये टीचिंग ट्री चार्ट से है। ट्री चार्ट जिसे नहीं पता है मैं बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए लिखा है कि फॉर टीचिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स अ ट्री चार्ट वुड बी बेस्ट सूटेड। मतलब किसी भी विषय को अगर आपको पढ़ाना है तो ट्री चार्ट हम बनाते हैं ना, आपने देखा होगा कि हम कोई भी चीज़ याद करते हैं तो जैसे कि अगर मान लो रवि की फसल है तो हम रवि की फसल करके फिर उसके बारे में यहाँ पर लिखेंगे, फिर नीचे खरीफ की फसल है, तो ऐसे ट्री चार्ट बना बना के याद करने में आसानी होती है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखिए बेसिकली यही है कि ट्री चार्ट का मतलब होता है कि आपने क्या किया, किसी भी टॉपिक्स को डिवाइड कर दिया और वहाँ से आप याद कर रहे हैं। जैसे कि ये देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, मुझे क्रॉप के बारे में पढ़ना है तो मैंने ये ट्री चार्ट बनाया है, रवि, खरीफ, जैद, और यहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें ऐसे लिख दी हैं। तो यहाँ पर मैंने डिवाइड कर दिया है। फिर मेजर क्रॉप्स क्या हैं वो भी मैंने ये इस तरीके का चार्ट बना दिया, तो यहाँ से मुझे याद करने में आसानी होगी। इसे बोलते हैं ट्री चार्ट, कि आपने एक टॉपिक्स को डिवाइड कर दिया है। समझ गए आप? तो ये इम्पॉर्टेंट होता है और इस तरीके से बहुत सारे लोग पढ़ाई करते हैं और काफ़ी हेल्प मिलती है याद करने में। तो देखिए 79 है, इसमें लिखा हुआ है कि जो इसमें से किस विषय के शिक्षण के लिए ट्री चार्ट जो है ना वो अति उपयुक्त रहेगा। चलिए देखते हैं। पहला लिखा है मतलब कि चारों में से ना किसको पढ़ाने के लिए या क्लास में टीचिंग कराने के लिए ट्री चार्ट बेस्ट होगा। पहला लिखा है कि शासक के शासनकाल का सार दे दो, कि कोई शासक है और उसके शासनकाल में कोई भी काम हुआ है उसके लिए ट्री चार्ट बना दो, क्या इसके लिए बेस्ट होगा? या फिर एक विशेष काल में ऐतिहासिक घटनाएं, युद्ध, क्रांति, सामाजिक आंदोलन का जो क्रोनोलॉजी होती है उसको दिखाना है, इसके लिए तो भाई ट्री चार्ट मस्ट है, क्योंकि यहाँ पर आपको घटनाएं भी बतानी है, युद्ध बतानी है, क्रांतियाँ बतानी है, कब क्या हुआ है, कौन से आंदोलन हुआ है, तो ये तो ट्री चार्ट इसके लिए बेस्ट होगा। आधुनिक इतिहास पढ़ाने के लिए इसमें कोई टॉपिक होना चाहिए, ना कि पूरा सब्जेक्ट। ये तो पूरा मॉडर्न हिस्ट्री ही लिख दिया है। आयु, जेंडर, नस्ल इत्यादि जैसे जनसांख्यिकी चरणों के वितरण के लिए, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेमोग्राफिक वेरिएबल्स सच एज एज, जेंडर, रेस एटसेट्रा। अभी मैंने आपको बताया कि ट्री चार्ट किसके लिए बेस्ट रहता है, किस विषय के शिक्षण के लिए, तो जहाँ पर आपको ज़्यादा चीज़ें याद करनी होती हैं, ज़्यादा नंबर वगैरह। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, बट यहाँ पर देखो मान लो कोई घटना है, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख दूँ जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब सबसे पहले तो ये मैं बताऊंगी कि ये कब हुआ था और इसमें क्या क्या चीज़ें हुई। इसको याद करने के लिए मैं ट्री चार्ट बनाती जाऊंगी कि क्यों हुआ, किस रीज़न से हुआ था, ये सारी चीज़ें, कौन कौन से आंदोलन इसकी वजह से हुआ है, क्रोनोलॉजी आप इस तरीके से ट्री चार्ट के थ्रू याद कर लेंगे। तो इसलिए हमारा हो जाएगा दूसरा।
ठीक है। चलिए, ट्री चार्ट बेसिकली सभी लोग बनाते हैं आजकल, आपने देखा होगा, नोट्स इस तरीके से बनाने से याद हो जाता है। और ये देखिए हमारा 80 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पर आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज स्ट्रेटेजी कैन मेक अ सोशल साइंस क्लासरूम इंक्लूसिव। सबसे पहले देखो ये इंक्लूसिव होता क्या है, मतलब इनमें से कौन सा संसाधन या फिर रणनीति एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा को समावेशी बना सकती है। देखो समावेशी का मतलब ये होता है कि आप बिना भेदभाव किए, एक कोई डिसेबल बच्चा भी है, एक नॉर्मल बच्चा भी है, आप सभी को एक साथ एक क्लास में बैठाकर पढ़ाते हो, और अगर किसी बच्चे को देखने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको फर्स्ट रो में बैठा देते हैं। समावेशी का मतलब होता है कि सभी को एक साथ बैठाकर पढ़ाना, ठीक है। अब इसमें से लिख रहा है कि इसमें से कौन सी एक रणनीति है ना जो सामाजिक विज्ञान की कक्षा को समावेशी बना सकती है। पहला लिखा हुआ है कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों के लोगों की कहानियां और तस्वीरों का प्रदर्शन करना। कि मैंने अभी आपसे एक चीज़ बोला कि सभी को एक साथ बिना भेदभाव किए, तो अलग अलग समुदाय क्षेत्र के लोग हैं, उनकी कहानियाँ तस्वीरों को दिखाएंगे, तो ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी होगी ना इंक्लूसिव एजुकेशन की। दूसरा लिखा है केवल समाज के प्रभुत्व विचारों को सिखाना। ये ओनली लिख के इसने सब कुछ गलत कर दिया, क्योंकि ओनली कभी होता ही नहीं है, नेगेटिव टैग वर्ड है। आसपास के उदाहरणों से बचना, भाई बचना नहीं है, हमको उदाहरण देना है, तो ये तो गलत हो गया। केवल पाठ्य पुस्तक से उत्तर देने के लिए जो है प्रोत्साहित करो, एनकरेज करो, गलत। केवल वाले वर्ड कभी सही हो ही नहीं सकते हैं, तो इसलिए हमारा इसमें हो जाएगा फर्स्ट। समझ गए आप, क्योंकि तीनों के तीनों नेगेटिव लिखा हुआ है, तो पहला। चलिए बाकी के भी प्रश्न हैं वो भी देख लेते हैं। ये देखिए कितना लेंदी क्वेश्चन है, पहले इसका इंग्लिश देखते हैं। देखिए इसमें ये बेसिकली आपका हाशिया समुदाय है ना, उससे प्रश्न पूछा है। आप इंग्लिश हिंदी दोनों देख सकते हैं। ऐसा संभव है कि आपकी कक्षा में हाशियाई समुदाय के छात्र भी हों, इसलिए जब आप हाशियाकरण पर कक्षा में बात कर रहे हो तो विषय प्रस्तुत करते हुए आपको निम्नलिखित में से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मतलब आपकी क्लास है, उसमें बहुत सारे ऐसे भी छात्र होंगे जो कि हाशियाई समुदाय से आते हैं, और जब भी आप हाशियाकरण टॉपिक पर बात कर रहे हैं तो आपको सेंसिटिव होकर बात करना है। ये नहीं, क्योंकि आपको ध्यान रखना कि कहीं उनके जो मन को आप हर्ट ना कर दे, उन्हें ऐसा ना लगे कि वो अलग से हैं। तो भाई ये हाशियाकरण होता क्या है, चलो देख लेते हैं। देखो हाशियाकरण का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति या समुदाय को किनारे या हाशिए पर ढकेल दो। बेसिकली इसमें गरीब लोग आते हैं, इनको हम क्या करते हैं, एकदम अलग कर देते हैं। हाशियाकरण वाला व्यक्ति जो है वो या तो समुदाय समाज की मुख्य धारा में ही नहीं रहता है, ठीक है, या फिर मतलब वो मेन उसमें नहीं रहता है। हाशियाकृत लोग जो है, वो जो समुदाय है वो गरीब और कमज़ोर होते हैं, और इनको लोग हीन दृष्टि से देखा जाता है। कई बार आपने देखा होगा, ये कई बार लोगों के साथ होता है कि मान लो वो किसी एक स्टेट में है, ठीक है, आपने देखा होगा उनकी लैंग्वेज की वजह से भी लोग उनको किनारे कर देते हैं, और वो कहीं एक ऐसी जगह पे चले गए जहाँ पर उनकी वो भाषा नहीं बोली जाती है, और लोग उनको एकदम साइड कर देते हैं, क्योंकि वो उस समुदाय से बिलोंग नहीं करते हैं। गरीब और कमज़ोर को तो किया ही जाता है, एक अलग ही दृष्टि से लोग देखने लगते हैं, ठीक है। ये होता है हाशियाकरण, कि आपने क्या कर दिया, उस व्यक्ति को एकदम किनारे कर दिया, ढकेल दिया, इसे बोलते हैं हाशियाकरण। समझ में आ गया। अब ये है हमारा 81, तो इसमें क्या होगा वो देखते हैं, क्योंकि ये प्रश्न कई बार पूछता है। हाशियाकरण पे तो प्रश्न आएगा ही आएगा। देखिए तो आपने देखा कि हमें जब भी मैं क्लास में ऐसा कुछ डिस्कशन करूंगी तो मैं किन बातों का ध्यान रखूंगी। सबसे पहले खास समुदायों का नाम लेने पर उन समुदायों से आए लोग असहज महसूस कर सकते हैं। मान लो कोई एक ऐसा समुदाय है जो काफ़ी स्ट्रांग है, और उनका नाम लेने पर जो उन समुदाय से आए लोग असहज महसूस कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपकी क्लास में 2 टाइप की कम्युनिटी हैं, एक जो है गरीब है, दूसरी अमीर है। तो अगर आपने गरीब वालों का भी नाम लिया तो वो अनकंफर्टेबल फील करेंगे, मतलब अगर उनके समुदाय का आपने नाम लिया। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने जो आपके यहाँ पे जो भी स्ट्रांग जो कम्युनिटी है, जो समुदाय है, अगर आप बस उसी के बारे में बात करेंगे तो ये जो दूसरी जो है ना, जो गरीब है, जो कमज़ोर है, तो उनको क्या लगेगा कि वो अलग है, उनके बारे में उनको एक रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। आप समझ सकते हो। तो इसलिए हमको कई बार बचना चाहिए, और जो खास समुदायों का नाम लेने पर उन समुदायों से आए लोग असहज महसूस कर सकते हो, कि आपको ये भी डिनोट नहीं करना है कि देखो ये हाशियाकरण है, ये इस समुदाय का है तो ये लोग हाशियाकरण है। ये भी हमें इन सभी चीज़ों से बचना है। तो ये बात एकदम सही हो गई। मतलब दोनों में हो सकता है ना, तो आप बिल्कुल भी नाम लेकर नहीं दिखा सकते हो, आपको लेबलिंग नहीं करनी है, लेबल नहीं लगाना है, ठीक है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। इस तरह के मुद्दे को संवेदनशीलता से संभालना चाहिए। अभी मैंने आपको बोला ना कि बहुत ही काफ़ी सेंसिटिव मैटर होता है, तो हमें बहुत ही सारी चीज़ें देख समझ कर, कि कहीं किसी को बुरा ना लगे, उसको फील ना हो कि भाई वो अलग है। ये भी बात सही है। कुछ छात्र अपने साथ हुए भेदभाव को साझा करने में शर्मिंदा महसूस कर सकते हैं, यस। और अगर आपने एक
वो जो समुदाय है जो कि हाशियाकरण वाला है, आपने उसका नाम लेकर या फिर डिनोट ऐसे करके बात की, तो उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हुई है ना, वो आपके साथ कभी शेयर नहीं करेंगे। उन्हें बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होगी। ठीक है। विद्यार्थियों से जबरन अपने अनुभव साझा करना चाहिए, बिल्कुल गलत। आप बच्चों से ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो कि भाई तुम अपना एक्सपीरियंस बताओ, क्या तुमने कभी ये फील किया है भेदभाव, ये तो एकदम गलत है। तो ये तीनों हो जाएगा। तीसरा A, B एंड C। ठीक है। तो बेसिकली हास्यकरण वही होता है कि आपने किसी भी व्यक्ति को एकदम किनारे कर दिया, ढकेल दिया, और इसमें बेसिकली गरीब और कमज़ोर वर्ग के ही लोग आते हैं। ठीक है। चलिए अब ये देखते हैं। इसमें बात हो रही है प्रोजेक्ट वर्क की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फीचर्स ऑफ अ प्रोजेक्ट वर्क। मतलब प्रोजेक्ट वर्क हम बच्चों को देते हैं ना, परियोजना कार्य, इसकी विशिष्टताएं क्या हैं, इन तीनों में से क्या है इसकी विशिष्टता। तो चलिए देखते हैं। पहला लिखा है कि यह विद्यार्थी को पाठ्य पुस्तक से आगे जाने का मौका देती है। जी हाँ, आपने देखा होगा, हम लोग आपने भी किया होगा प्रोजेक्ट वगैरह। इसमें क्या होता है ना कि बच्चे केवल टेक्स्ट बुक पे डिपेंड नहीं रहेंगे, वो अलग से भी अपनी खुद से सोचते हैं, अलग अलग चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो हम उनको किताबों से आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। परियोजना कार्य घर पर ही करना चाहिए ताकि कक्षा में शिक्षण के लिए अधिक समय मिल सके, एकदम गलत। बल्कि हम ये प्रोजेक्ट वगैरह ना स्कूल में कराते हैं, ग्रुप में। आपने देखा होगा 3 से 4 बच्चों का ग्रुप बनाते हैं, और इसमें क्या होगा ना कि बच्चे एक दूसरे का हेल्प करना, सपोर्ट करना, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है कि घर पर ही दो, गलत। सामूहिक परियोजना कार्य विद्यार्थियों में सहयोगात्मक कौशल के विकास में मदद करती है। अभी मैंने आपको बताया ना कि जो प्रोजेक्ट, ये जो वर्क हम इसलिए तो देते हैं कि ताकि बच्चों के अंदर कोलैबोरेटिव स्किल्स डेवलप हो, एक दूसरे की हेल्प कर सकें। तो A एंड C, B बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा तीसरा। ठीक है। सारी PDF आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो बिल्कुल भी टेंशन मत करना। अब यहाँ पर देखते हैं 83। देखिए, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ फील्ड वर्क एज अ मेथड ऑफ सोशल साइंस। आपने देखा होगा कि सोशल साइंस, EVS, हम इसमें फील्ड वर्क क्यों कराते हैं, ताकि बच्चों को प्रत्यक्ष जो है एक्सपीरियंस हो। मतलब वो खुद अपने हाथों से कोई भी काम करके सीखेगा ना, जब बच्चा खुद से देख के खुद अपने हाथों से करता है तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ सकता है। ठीक है। तो आखिर में इसमें हम फील्ड वर्क क्यों कराते हैं, इसके क्या लाभ हैं, ये आपसे पूछा हुआ है। तो चलिए देखते हैं। छोटा ही क्वेश्चन है, ज़्यादा लेंदी नहीं है। यस, देखिए, तो क्या लाभ है बताइए, इसके एडवांटेज क्या है। पहला है कि छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करता है। ऑब्वियस सी बात है, अभी मैंने आपको बताया ना कि बच्चे खुद अपने हाथों से करके सीखते हैं। प्रस्तुत करना, प्रस्ताव करना, तर्क करने के कौशल विकसित करता है। नहीं, देखो फील्ड वर्क है, यहाँ पर आप बच्चों को कोई ऐसा प्रश्न नहीं पूछ रहे जिसमें उसकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाएगी। नहीं, हम बच्चों को प्रत्यक्ष ज्ञान देना चाहते हैं फील्ड वर्क के थ्रू। याद रखने में मदद करना बिल्कुल भी नहीं। रोट लर्निंग तो हम वैसे भी प्रमोट नहीं करते हैं, और ना ही हम बच्चों का यहाँ पे नॉलेज टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम कुछ नॉलेज नहीं टेस्ट कर रहे हैं, हम बच्चों को प्रत्यक्ष ज्ञान दे रहे हैं, स्टूडेंट्स को फर्स्ट हैंड नॉलेज प्रोवाइड करा रहे हैं, इसलिए हमारा पहला हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 84। काफ़ी लेंदी ये भी क्वेश्चन है। चलिए, बट ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये एक तरीके, इस बार ना कुछ नए नए क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं जो कि नहीं पूछा जाता है कभी भी। जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा है कि वाई डू इलेक्शन टेक प्लेस आफ्टर अ फिक्स्ड टाइम इंटरवल इन डेमोक्रेसी। चुनाव का समय है भाई, तो इसलिए प्रश्न भी इससे पहले पूछा था कि लोकतंत्र जो है ना, हमारी डेमोक्रेसी, इसमें एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात चुनाव क्यों होते हैं। आप बताओ, हर 5 साल पे चुनाव होता है, ऐसा क्यों होता है। क्यों नहीं जो एक पार्टी वही हमेशा के लिए रहती है। अगर ऐसा हो जाए तो फिर हमारा डेमोक्रेसी बचा ही कहाँ, तब तो वो डिक्टेटरशिप हो जाएगा, तानाशाही हो जाएगा। अगर चुनाव हो ही ना तो ये जो पार्टियां हैं ये तो काम ही नहीं करेंगे, इनके अंदर तो कोई डर ही नहीं होगा। इसीलिए निश्चित समय अंतराल पे चुनाव होते हैं, और वो पहले आपको यहाँ पर मैं बताऊंगी। देखिए, यहाँ पे एक निश्चित अंतराल पर चुनाव होने के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहले, चूंकि कोई भी चुना हुआ प्रतिनिधि चुनाव नहीं हारना चाहता है। आप भी जानते हैं ना कि कितना ये लोग मतलब मेहनत करते हैं। आप देखिए, एक चुनाव जीतने के लिए क्या क्या चीज़ें, सारी हदें पार हो जाती हैं। कोई हारना नहीं चाहता है, इस डर से वह जनता के हित में काम करेगा। अब बताओ, इनके अंदर अगर डर ही ना रहे, अभी आप देखिए बिहार में इतनी सारी वैकेंसीज क्यों आ रही हैं। लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है। चुनाव के समय पे क्यों करते हैं, ताकि जनता उनको वोट दे। अगर पिछली सरकार अपना उत्तरदायित्व अच्छे से निभाती है तो जनता उसे फिर से चुनती है, और कोई ऐसी गवर्नमेंट है जो काफ़ी अच्छा काम कर रही है तो लोग उसको दोबारा से चुनते हैं। और अगर नियमित चुनाव हो ही ना तो इनके अंदर तो डर ही नहीं रहेगा।
अगर पिछली सरकार अपना उत्तरदायित्व अच्छे से नहीं निभाती है तो जनता क्या करती है, दूसरी पार्टी की सरकार चुनती है। तो ये भी एक फ़ायदे हैं। नियमित चुनाव होते रहने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि जो हर 5 साल में एक बार चुनाव होता है ना, इससे जो लोग हैं, मतलब हम सब, हमारे हर एक वोट की काफ़ी वैल्यू होती है। इसलिए मैंने बोला है आपको कि अगर आपको कोई नहीं समझ में आता है तो आप नोटा बटन जो है दबा सकते हैं। बट लोग, हम सभी का गवर्नमेंट पे कंट्रोल भी तो बना रहेगा नियमित चुनाव होगा तो। अगर नियमित चुनाव हो ही ना, वही पार्टी बनी रहेगी, तो आप समझ सकते हो कि क्या होगा फिर, तानाशाही। अब ये हमने समझ लिया कि भाई क्या होता है इसका मतलब। तो चलो देखिए, तो यहाँ पर लिखा है कि लोकतंत्र में एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात ही चुनाव क्यों होते हैं। सबसे पहले कि सरकार का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए। यस, अभी मैंने आपको बोला कि अगर होगा ही नहीं तो सरकार को समझ ही नहीं आएगा कि उसको जनता के लिए कुछ करना भी है। दलों की समान राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए। मान लो कोई एक पार्टी अच्छा काम कर रही है तो उसको मौका मिलना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि कोई एक पार्टी है जो कुछ काम ही नहीं कर रही है बट वो वही राज कर रही है, तो हर एक दलों को जो है भागीदारी मिलनी चाहिए, वो भी अपना काम दिखा सकें। राजनीतिक वाद विवाद तथा जन संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक है, ये भी होगा। यह एक प्रथागत प्रक्रिया ये नहीं होगा। तो ए, बी एंड सी फर्स्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। और इंग्लिश तो मैंने आपको दिखाई दिया है कि एंश्योर करना है गवर्नमेंट को अपनी अकाउंटेबिलिटी एंड इक्वल जो है सबको पार्टिसिपेट करने का मौका मिल सके। एनकरेज पॉलिटिकल डिबेट एंड पब्लिक डायलॉग, ये बोल रहा है इट इज़ अ कस्टमरी प्रैक्टिस। ये कोई आपका प्रथागत प्रक्रिया नहीं है कि भाई ऐसा ही चुनाव होगा, नहीं, ये ऐसा रखा ही गया है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इस चीज़, उसी के अकॉर्डिंग ही सारी ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो 84 का आपका हो जाएगा फर्स्ट। काफ़ी आसान और अच्छा क्वेश्चन पूछा था, तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि अगर ये नियमित चुनाव नहीं होते, ये जो निश्चित अंतराल पे, तो क्या आप इस पे डिबेट कर पाते? क्या जन संवाद जो है हम सब अपनी बात रख पाते? बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए ये तीनों होंगे। ये कोई आपका प्रथागत प्रक्रिया नहीं है कि हम फॉलो कर रहे हैं, तो डी होगा ही नहीं। चलिए 85 देखिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आतपन, जिसे हम बोलते हैं इंसोलेशन, इसकी अवधारणा बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, ये पूछा है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका होता है डिमॉन्स्ट्रेट। आप बच्चों को खुद से बनाकर दिखाओ। केस स्टडी नहीं करना है, ना ही कोई यहाँ पे ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब आप कोई चीज़ जो है उस पर एनालिसिस कर रहे हो, लॉजिक, रीजनिंग सब कुछ लगा रहे हैं, ना ही यहाँ पे सर्वे करना है। हमको बच्चों को पढ़ाना है इंसोलेशन, तो इसके लिए बेस्ट होगा डिमॉन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन। अब ये इंसोलेशन है क्या, जिसके लिए डिमॉन्स्ट्रेट, हमको बच्चों को डिमॉन्स्ट्रेट के थ्रू पढ़ाना चाहिए। तो देखिए, जो आतपन होता है वह सौर विकिरण है जो कि पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है। इसे प्रति मिनट में वर्ग सेंटीमीटर में प्राप्त और ऊर्जा की मात्रा से मापा जाता है। पृथ्वी की धुरी में एक झुकाव है। इस झुकाव के परिणाम स्वरूप सूर्य का प्रकाश और विस्तार से आपतित विकिरण ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर एक बड़े क्षेत्र को कवर करता है, ठीक है। जो आतपन की मात्रा है वो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, ये हमारा भूमध्य रेखा है, ये हमारे ध्रुव हैं। तो ये जो आतपन की मात्रा है ना, ये भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। सबसे ज़्यादा गर्मी यहीं पे होती है और सबसे ज़्यादा ठंड ध्रुवों पे होता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। प्राप्त आतपन की मात्रा किसी स्थान के तापमान को निर्धारित करती है, क्योंकि आतपन अक्षांश के साथ बदलता है और तापमान भी बदलता है, और यह तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमने देखा कि इंसोलेशन में आपको ये सारी चीज़ें बच्चों को दिखानी होगी, जिसमें आप जो है आराम से प्रोजेक्टर के थ्रू भी बच्चों को पढ़ा सकते हो, 3D इमेजेस के माध्यम से, वीडियोस के थ्रू। तो इसमें आपको बच्चों को ना डिमॉन्स्ट्रेट करके समझाना होगा, अदरवाइज वो समझ नहीं पाएंगे कि किस तरीके से कौन सा, क्या भूमध्य रेखा कहाँ पे है, ध्रुव रेखा कहाँ पे है, किस तरीके से जो है जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाते हैं घटता जाता है। तो इन सभी चीज़ों के लिए डिमॉन्स्ट्रेट करना ही होगा, तभी वो समझ पाएंगे। तो इंसोलेशन के लिए बेस्ट मेथड है प्रदर्शन, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेट। चलिए 86 पे चलते हैं। देखिए 86 में लिखा हुआ है स्टेटमेंट, भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकारों से करता है। यह अनुमान लगाता है कि, अब यहाँ पर बात हो रही है कि जो भारतीय हमारा संविधान है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो प्रोवाइड करता है सेफ गार्ड टू रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। जो भी माइनॉरिटीज़ हैं उनको एक सुरक्षा का प्रावधान है, मौलिक अधिकारों से ही करता है। तो ये क्या अनुमान लगाता है, पहले हम ये प्रश्न देख लेते हैं, फिर आराम से इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे।
या बहुसंख्यक द्वारा जो संभाव्य सांस्कृतिक प्रभुत्व के समक्ष अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है। जी हाँ, ये प्रोटेक्ट करता है माइनॉरिटीज़ को अगेंस्ट पॉसिबल कल्चरल डोमिनेशन बाय द मेजॉरिटी। मान लो कोई मेजॉरिटी में है, कोई भी कल्चर है, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो माइनॉरिटीज़ को जो है दबाने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए इनको जो हमारा मौलिक अधिकार से इनको सुरक्षा जो है प्रोवाइड कराया गया है। ठीक है, ये हो गया आपका माइनॉरिटीज़ को। यह बहुसंख्यकों द्वारा किसी तरह के भेदभाव से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है। ऑब्वियस ही बात है ना, मान लो मेजॉरिटी है, माइनॉरिटीज़ हैं, तो जो डिस्क्रिमिनेशन तो होगा ही, इसलिए इनको जो भी भेदभाव होंगे उनसे इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये भी बात एकदम सही है। यह अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करता है, मतलब जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके इंटरेस्ट, उनका जो हित है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये भी हो जाएगा। यह अल्पसंख्यकों को आर्थिक अवसरों की गारंटी, ये एकदम गलत है। ऐसा नहीं है कि जो माइनॉरिटीज़ होंगे उनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ के लिए गारंटी देगा, नहीं भाई, उसके लिए तो मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे ही पैसे मिल जाएंगे आराम से बिना कुछ किए ही। तो डी तो नहीं होगा, ए बी सी होंगे। तो तीसरा हो जाएगा हमारा, तीसरा नहीं पहला, यहाँ पर देखो ए बी सी यहाँ पर लिखा हुआ है, 86 का फर्स्ट। ठीक है, अब देख लेते हैं कि ये क्या है जो अभी हम पढ़ रहे थे माइनॉरिटीज़, उसके बारे में हमारे संविधान में क्या लिखा हुआ है। तो भारतीय संविधान में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अनुच्छेद 29 और 30 में विशेष अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 29(1) के अनुसार किसी भी समुदाय के लोग जो भारत के किसी राज्य में रहते हैं या कोई क्षेत्र जिसकी अपनी आंचलिक भाषा, लिपि या संस्कृति हो, उस क्षेत्र को संरक्षित करने का उनको पूरा अधिकार होगा। कई बार ऐसा होता है कि जो माइनॉरिटीज़ होती हैं उनको जो मेजॉरिटी वाले जो होते हैं वो दबाने की कोशिश करते हैं, इस वजह से इनको सेफ गार्ड यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है। बट किस किस चीज़ पे वो आपको ध्यान रखना है, जो कि यहाँ पर मैंने तीनों ऑप्शंस में बता दिए हैं। ठीक है, चलिए 87 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर रिड्यूसिंग करिकुलर लोड ऑफ सोशल साइंस सिलेबस। यहाँ पे ये 3 चीज़ें लिखी गई हैं, इसमें आपको बताना है कि सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए सबसे बेस्ट क्या होगा इसमें। ठीक है, सबसे बेस्ट वाला बताना है। तो चलो देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है पहला कि तथ्यों के स्मरण पर न्यूनतम बल देना तथा समझने पर केंद्रित करना। जी हाँ, हमको बच्चों को रटवाना नहीं है, समझाना है। सही है, बच्चों को ना कॉन्सेप्ट, संकल्पनाएं जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसकी स्पष्टीकरण को केंद्रित करो, उनको अच्छे से डिटेल में समझाइए ताकि उनको बाद में रटना ना पड़े। ये भी बात सही है। परीक्षा निर्देशों के आधार पर शिक्षा के विषय वस्तु से अनभिज्ञता के कारण पाठ्य पुस्तक के कुछ विषयों को छोड़ दो। मान लो कोई चीज़ नहीं आ रही है टीचर को, तो आप भैया उसको पढ़ाओ ही मत बच्चों को, ये तो एकदम गलत है ना। तो ए एंड बी होगा केवल। ठीक है, चलिए 88 पे चलते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि 2 फंडामेंटल राइट विच द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स कैन इन्वोक टू इंसिस्ट दैट दे बी ट्रीटेड विथ डिग्निटी एंड एज इक्वल्स आर। मतलब 2 मौलिक अधिकार जिनकी मांग पर हाशियाकृत समूह बल दे सकते हैं। अब आपको भूलेगा नहीं ना कि मार्जिनलाइज्ड क्या होते हैं, हाशियाकृत, कमजोर, गरीब वर्ग, जिनको लोग ढकेल देते हैं, किनारे रख कर देते हैं। ठीक है, तो 2 मौलिक अधिकार जिनकी मांग पर हाशियाकृत समूह बल दे सकते हैं ताकि उनके साथ भी गरिमामय और समानता का व्यवहार किया जाए, ताकि लोग उनको भी डिग्निटी और इक्वालिटी के साथ ट्रीट कर सकें। तो वो कौन से हैं इसमें से आपको बताना है। ठीक है, समानता का अधिकार ऑब्वियस ही बात है, राइट टू इक्वालिटी, ये तो होगा ही। ठीक है, और क्या होगा, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, मतलब कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, उनको भी भैया पढ़ने का हक है। ऐसा नहीं है कि वो गरीब हैं, कमज़ोर हैं, तो वो उस जो भी ये चीज़ें हैं मेजॉरिटी के लिए उसमें नहीं जा सकते हैं, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ये दोनों तो हैं ही। शोषण के विरुद्ध अधिकार नहीं, ये आपके मौलिक अधिकार हैं, आपको पता है ना। स्वतंत्रता ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर बात हो रही है कि 2 मौलिक अधिकार आपको बताने हैं ना, तो इसमें से यही दोनों मौलिक अधिकार हैं जिसकी मांग पर हाशियाकृत समूह बल दे सकता है और उनके साथ भी गरिमामय और समानता का व्यवहार किया जा सकता है। तो एक हो गया हमारा राइट टू इक्वालिटी और एक हो गया हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। तो 88 का हो जाएगा ए एंड बी। ठीक है, चलिए काफ़ी मेहनत लगती है सारी चीज़ें, क्योंकि जो भी आंसर्स यहाँ पर आपको मिल रहे हैं वो सब कुछ सीटेट के फाइनल आंसर की से वेरीफाई हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। चलो अब ये भी काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। देखो 2 स्टेटमेंट दिया गया है, असेसमेंट वाले क्वेश्चन है ए एंड बी, और ये वर्किंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको पहले मैं यहाँ पर करती हूँ, नहीं तो दिखेगा ही नहीं। देखिए राज्य शासन की कार्यप्रणाली से संबंधित 2 प्रश्न दिए गए हैं, आकलन वाले प्रश्न हैं। ए और बी पे आपको विचार करना है और सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है,
तो इसमें पहला लिखा हुआ है, सही देखिए, प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य होता है? यह विधानसभा में होने वाली बहस से किस तरह अलग है? प्रेस कॉन्फ्रेंस आप जानते ही हो, जो कि हुआ नहीं है अभी तक। What is the purpose of press conference? How is it different from a legislative assembly debate? And B लिखा है कि what is the term used to refer to elected representative who are not member of the ruling party and who play the role of questioning government decisions? क्या decisions पे उनके questions कर सकें? तो इसमें आपको बताना है आकलन वाले प्रश्न। हिंदी में भी देख लो, ये तो आपको पता चल गया कि विधानसभा में होने वाली बहस से किस तरह से अलग है। उन निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है जो सत्ता दल के सदस्य नहीं होते तथा सरकार के फैसलों पर सवाल उठा सकते हैं? तो सही विकल्प का चुनाव करना है। तो ये देखिए, सबसे पहले ये देखिए, बेसिकली इसमें आपको ना फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की आपकी टेस्टिंग हो रही है कि कौन सा, मान लीजिए आप बच्चों से मैं अगर आपको बोलूं कि तुमको एक कॉन्सेप्चुअल प्रश्न पूछना है और एक आपको फैक्चुअल प्रश्न पूछना है, इसकी जांच करनी है, संकलात्मक और तथ्यात्मक। तो इन दोनों में से आप, मान लो अगर मैं आपको बोलूं कि चलो भाई बच्चों की जो है कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की जांच करनी है, तो इन दोनों में से कौन से प्रश्न आप पूछेंगे? ये पूछोगे या ये पूछोगे? या फिर अगर मैं आपको बोलूं इन दोनों में से फैक्चुअल जो है नॉलेज की जांच करनी है, तो ये वो क्या है? तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न लिखा है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का उद्देश्य क्या होता है? यह विधानसभा में होने वाली बहस से किस तरह अलग है? तो ये तो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की जांच कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को पता होना चाहिए ना, या फिर आप किसी को भी, कि उसको जब यही नहीं पता होगा कि प्रेस वार्ता होता क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, तो वो कैसे बता पाएगा कि विधानसभा में होने वाली बहस से किस तरीके से अलग है? तो ये क्या है? कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की जांच कर रहा है। बल्कि यहाँ पर जो दूसरा लिखा हुआ है कि उन निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है जो सत्ता दल के सदस्य नहीं होते, यहाँ पर क्या पूछ रहा है? फैक्चुअल नॉलेज। बस एक शब्द आपको बताना है कि भैया ये शब्द है, तो वो क्या है? फैक्चुअल नॉलेज की तो टेस्टिंग हो रही है। यहाँ पर आपको डिटेल में तो चीज़ें बतानी नहीं है। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्चुअल और ये हो गया हमारा फैक्चुअल। काफ़ी आसान प्रश्न पूछा था डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो इसमें हम जाएंगे पहले के साथ, ठीक है? चलिए, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, देख सकते हो आप कितना समय लग गया है। और 90 नंबर का क्वेश्चन काफ़ी लेंदी पूछा गया था। द डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ आदिवासी सोसाइटीज इज एट्रीब्यूटेड टू prevalence of caste system, practice of a range of tribal religions distinct from other prevalent religions, distinct language uses, या फिर presence of little hierarchy। ठीक है, फिर नीचे यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। अब हिंदी भी देख लेते हैं। देखिए, आदिवासी समाज की विशिष्टता का श्रेय जाता है, किसे जाता है? जाति व्यवस्था के प्रचलन को जाता है, दूसरे प्रचलित धर्मों से भिन्न अनेक प्रकार के जनजातीय धर्मों के पालन को जाता है, विशिष्ट भाषा के प्रयोग को जाता है, या फिर ऊंच नीच की कम उपस्थिति को जाता है। ये सारे ऑप्शंस पढ़ने के बाद से आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, ठीक है? चलो देखते हैं। आप मुझे बताओ, जो आदिवासी जो समाज है, इसकी विशिष्टता, मतलब ये अलग है, अलग नहीं है, बस लोग उनको जो है, आपने देखा होगा कई बार प्रश्न पूछता है कि वो बहुत ही चमकीले कपड़े पहनते हैं, तो इससे हम क्या कर रहे हैं? हम उनको अलग कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आदिवासी जो समाज है, इसकी विशिष्टता का श्रेय क्या जाति व्यवस्था के प्रचलन को जाएगा? ये कास्ट वाली जो चीज़ें जो लोग ज़्यादा प्रमोट करते हैं, क्या इसको जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। हमको बढ़ाना नहीं है जाति व्यवस्था को। जो भी दूसरे प्रचलित धर्मों से भिन्न अनेक प्रकार के जनजातीय धर्मों के पालन को, यस, कोई भी किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, सभी को पालन करना है। विशिष्ट भाषा के प्रयोग को, ये भी तो एक श्रेय है जो कि विशिष्टता, आदिवासी समाज की विशिष्टता को जाता है। और ऊंच नीच की कम उपस्थिति को, मतलब कि भेदभाव नहीं होता। आपने देखा होगा जो आदिवासी समाज होते हैं ना, वो ज़्यादा ऊंच नीच में वो बिलीव ही नहीं करते, वहाँ पर ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं होता है। तो ये 3 चीज़ें होंगी, ए नहीं होगा, ठीक है? बी, सी एंड डी। तो यहाँ पर है ये हमारा दूसरा। तो देखा आपने, हमने कम से कम ये सारे प्रश्न को डिटेल में करने में, एक तो क्वेश्चंस इतने लेंदी पूछते हैं कि डिस्कशन करने में एक्सप्लेनेशन के साथ काफ़ी समय लगता है, बट कोई नहीं, अगर आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी ना, आपको कॉन्सेप्चुअल, जो ये प्रश्न पूछा था ना कि कॉन्सेप्चुअल फैक्चुअल, अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे, तो आपके पास अगर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है, संकल्पनात्मक ज्ञान, तो फिर आप सीटेट का पेपर 100% पास करेंगे, क्योंकि यहाँ पर फैक्चुअल नॉलेज वालों की कोई जगह नहीं है। क्योंकि सीटेट खुद आपसे ये प्रश्न पूछेगा जानबूझ के कि आप इस प्रश्न के बारे में क्या विचार रखते हैं। समझ में आ गया? इसीलिए डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो चलिए, फाइनली आज हमारा ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन पेपर, पूरे 60 क्वेश्चंस, क्योंकि हम 3 दिन से कर ही रहे थे, बाकी की क्लासेस भी होती रहेंगी। तो जाते जाते इस एक मेहनत के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।